फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है और कैसे अप्लाई होता है, चलो इसको यहां पर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहां पर एक वेक्टर ए है, ये दिख रहा है वेक्टर ए, ठीक है, दूसरा एक वेक्टर बी है, ठीक है। तो वेक्टर ए जो है ये दरअसल पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि देखो यहां ओ से दिया हुआ है। वेक्टर बी जो है ये पॉइंट क्यू का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। समझ में आ रहा है ये चीज? और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, पी और क्यू को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का नाम क्या है? क्या नाम है? वेक्टर पी क्यू। कुछ नाम नहीं दिया मतलब क्या होगा? इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, वेक्टर पी क्यू। समझ गए ये चीज? अब इस वेक्टर पी क्यू के बीच में एक पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट का नाम क्या है? आर। हमें इस पॉइंट आर का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। समझ में आया? सेक्शन फॉर्मूला कब यूज होगा? जब आपको कोई दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर के बीच के एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, इसमें एक और चीज गिवन होनी चाहिए, ये जो पॉइंट आर है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे कि यहां पर m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली का मतलब है कि इनिशियल और टर्मिनल को ज्वाइन करने पे जो वेक्टर बनेगा ये पॉइंट उसके अंदर आएगा, और अगर ये उस पॉइंट उसके बाहर आ रहा है तो वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। क्लियर हुआ ये पूरा कंसेप्ट? ओके। तो सेक्शन फॉर्मूला देखो ऐसे लगता है। सेक्शन फॉर्मूला जैसे हमने उसमें पढ़ा था 3D में, क्लास 11th में, m y2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस n। बस सेम चीज यहां पर है, m और n का रेशियो, तो m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a डिवाइडेड बाय m प्लस n, अगर इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है तो। अगर एक्सटर्नली करेगा तो बस यहां पर चेंज क्या हो जाएगा, m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a अपॉन m माइनस n। तो नोट डाउन कर लो इस फॉर्मूले को। वैसे बहुत कम यूज होता है यूजुअली ये, लेकिन अगर आ गया तो आपसे बनना चाहिए। हो गया? नोट डाउन कर लिया सबने? ये फिगर वैसे आपको बना के रखना चाहिए, अगर नहीं बनाया ना तो जगह छोड़ देना, इसको बनाना है। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में लिख के रखो, क्योंकि क्या है भूल जाओगे। अभी भले आपको समझ में आ रहा है लेकिन जब तक प्रॉपरली नोटेड डाउन नहीं रहेगा तो भूलोगे। ओके, तो हटा दो फिर इसको मैं। हाँ, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस थे, आई थिंक एक दो क्वेश्चंस थे, कहां पर थे? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सबसे पहला था। तो क्या लिखा हुआ है देखो यहां पर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर। तो आपको किसका पोजीशन वेक्टर निकालना है? पॉइंट आर का। विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, जो कि पी और क्यू इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, whose पोजीशन वेक्टर्स आर दिस एंड दिस। तो ये क्या दिया हुआ है? ये पहला वाला जो वेक्टर दिया हुआ है ये क्या है? पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। समझ गए? और दूसरा वाला क्या है? पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर है। तो आप इसको वेक्टर OP कंसीडर कर सकते हो या फिर इसको वेक्टर A भी ले सकते हो। जो फॉर्मूला उसमें हमने वेक्टर A से डिनोट किया है इसको। समझ में आया ये चीज? वैसे ही दूसरा वाला जो वेक्टर है Q का जो पोजीशन वेक्टर है, उसको आप चाहो तो वेक्टर OQ से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर वेक्टर B से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या ये समझ में आ गया सभी को? हाँ। अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये दिया हुआ है, तो ये रेशियो क्या है? 2:1। मतलब ये m और n की वैल्यू है। समझ में आ गया? दो केसेस है। फर्स्ट केस है इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या है फॉर्मूला इंटरनल इंटरसेक्शन का? वेक्टर r इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर a डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। वेक्टर r क्या डिनोट करेगा बताओ तो? यहां पर क्या है वेक्टर r? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r। वही पूछा है ना, देखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r। समझ गए ये चीज? तो यहां पर m की जगह पे आ जाएगा 2, वेक्टर a की जगह पे ये जो वेक्टर दिया हुआ i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप,
ठीक है, फिर उसके बाद प्लस n टाइम्स ऑफ, तो n की जगह पे आ जाएगा 1। मैंने उल्टा लिख दिया क्या, यहाँ a लिख दिया ना, यहाँ b आएगा ना, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आ जाएगा 2, वेक्टर b की जगह पे आ जाएगा -i प्लस j प्लस k। क्लियर? प्लस n टाइम्स ऑफ, तो n की जगह पे 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा i प्लस 2j माइनस के डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो m प्लस n मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस 1। क्लियर सभी को ये चीज? फर्दर वेक्टर r इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स ओपन करना तो क्या हो जाएगा -2i प्लस 2j प्लस 2k, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी प्लस i प्लस 2j माइनस k डिवाइडेड बाय 3। सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आ रहा है। क्या आ रहा है वेक्टर आर, -2i प्लस आई मतलब क्या हो जाएगा -i और प्लस 4j, फिर क्या हो जाएगा प्लस k डिवाइडेड बाय 3। दैट्स इट, ये हो गया वेक्टर आर। समझ गए सभी क्या करना है? ओके। अब सेकेंड केस में एक्सटर्नली बोला है तो बस फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू m टाइम्स वेक्टर b माइनस n टाइम्स वेक्टर a डिवाइडेड बाय m माइनस n। सॉल्व करो, फाइनल आंसर क्या आ रहा है क्रॉस चेक करो। और तुम लोग टाइम पे आओ, एकदम बता रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ बोल आर्यन, क्या बोल रहा है? सर हो गया बोल रहा था। क्या है आंसर बता। सर -3i कैप प्लस थ्री हाँ, के कैप। +3k कैप। बाकी लोगों का सेम आया, ठीक है। बड़ा आसान तो क्वेश्चन था, इसमें बस ये प्लस की जगह पे क्या लगा देना था माइनस, ये वाले प्लस की जगह पे क्या लगा देना था माइनस। तो नीचे तो 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1। ऊपर में क्या हो जाएगा, यहां पर ये वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो -2i माइनस आई मतलब क्या हो जाएगा -3i प्लस 2j माइनस 2j कट जाएगा, +2k और +1k मतलब क्या हो जाएगा +3k। बड़ा सिंपल सा चीज मैंने पूछा, हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। ओके। इसके बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे ख्याल से ये हमने किया था कि नहीं किया था, एक बार चेक करो तो। किए थे ना, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला तो डिस्कस कर लिया था हमने, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 17, ये मैंने होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फंसोगे इसी तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आएंगे ऐसे वाले, घुमा फिरा के पूछेगा। तो यहां पर आपको एक फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो हो रहा है यहाँ पर। तो इस अगर फिगर में देखोगे, आप गए अहमदाबाद से बैंगलोर, बैंगलोर से कहां गए चेन्नई, और फिर उसके फाइनली इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट जो रहा अहमदाबाद टू चेन्नई, ए टू सी, ठीक है। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लगाओगे तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर वेक्टर ए सी, यही होगा। अब ये वेक्टर ए सी को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, ये क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, या फिर 0 वेक्टर बोल सकते हैं। तो ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनेगी। अब ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, देखो ऑप्शन बी वाली बन रही है, ये ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन द ट्राइंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन बी यहां पर ट्रू है, तो इसलिए उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, नॉट ट्रू वाला केस हमको देखना है। अब ये एसी है, अगर मैं इनिशियल और टर्मिनल चेंज कर दूं, मतलब सीए कर दूं,
तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इन दोनों को इंटरचेंज किया तो साइन भी चेंज हो जाएगा, मतलब ये वाला, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ए और बी दोनों ट्रू हो जाएंगे। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद ये वाले केस में अगर आते, हाँ सी गलत है, इसमें भी अगर इसको इंटरचेंज कर देंगे तो ये सी बी का क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, मतलब ए और बी के इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी करेक्ट है। तो कौन सा वाला इनकरेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। समझ में आई ये चीज, इसलिए ऑप्शन सी को सेलेक्ट कर लेंगे हम। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कई बच्चे फंसते हैं, थोड़ा सोच समझ के बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे, पीछे आंसर बीसीडी दिया है। ओके, क्या लिखा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है। पीछे का आंसर गलत है, बीसीडी रॉन्ग है, ठीक है। बता रहा हूं क्यों, इसलिए सुन लो सब, इधर ध्यान देना। दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। ये दोनों कैसे वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन क्या होती है, दोनों वेक्टर सेम लाइन के पैरेलल होने चाहिए, ये कंडीशन होती है। फिर देखो, उसको अलग अलग तरीके से समझाता हूं। मान लो एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, कोलिनियर होंगे, मैग्नीट्यूड अलग है लेकिन पैरेलल होने चाहिए। मान लो एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, तब भी ये दोनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन सेम लाइन के क्या है, पैरेलल है। मान लो कोई वेक्टर ए है, ऐसा है, आई प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर ऐसा है, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i+2j+2k। समझ रहे हो, तो भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे। क्यों पैरेलल होंगे, क्योंकि कोलिनियरिटी की कंडीशन मैंने क्या लिखवाई थी, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, या फिर इनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। याद करो, a1/a2, b1/b2, c1/c2 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां पर क्या आ रहा है, 1/2 1/2, यहां पर भी क्या आ रहा है, 1/2। समझ गए ये चीज। तो ये सारी डिफरेंट कंडीशन है। अब पहली कंडीशन क्या बोलती है कि b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर a, तो ये करेक्ट होगा ऑब्वियसली। अगर b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर a है, तो a और b दोनों वेक्टर कैसे होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। तो ये इनकरेक्ट है क्या, नहीं, ये करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया ये चीज। कंडीशन बी क्या बोलता है, ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्लस माइनस वेक्टर बी होना चाहिए। मतलब वही है, देखो इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी लिखो, या फिर वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए लिखो। दोनों का मतलब सेम ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है, लैम्डा की वैल्यू बस पलट जाएगी, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो अगर मान लो मैं ये लूं, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, लैम्डा कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। मान लो मैं लैम्डा की वैल्यू लेता हूं +1, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू प्लस वेक्टर बी। और अगर -1 लूंगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, तब भी तो सेम प्रोपोर्शन में आए क्या। नहीं, इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, हाँ मतलब एक स्पेसिफिक केस में ये करेक्ट हो रहा है, जब लैम्डा की वैल्यू हम +1 ले रहे हैं या फिर -1 ले रहे हैं, है ना। ओके, हाँ नहीं, एक मिनट, सही बोल रहा है, बीसीडी करेक्ट है फिर आंसर इसका, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, ये वाला जो कंडीशन है, इस कंडीशन में वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर्स होंगे, यस करेक्ट है। लेकिन सिर्फ यही कंडीशन ट्रू नहीं है, इस वजह से हम इसको इनकरेक्ट कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होना चाहिए,
लेकिन लैम्डा की वैल्यू सिर्फ +1 या -1 हो ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन ओनली कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन वन ऑफ द कंडीशन है। ठीक है, ये वाली कंडीशन जनरलाइज कंडीशन है, इसलिए ये वाले ऑप्शन को हम इनकरेक्ट कंसीडर करेंगे, क्योंकि सिर्फ ये कंडीशन फॉलो होने पे ही ए और बी कोलिनियर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज? सेकेंड केस पे आते, थर्ड केस पे आते, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर ए और बी के कंपोनेंट प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनल का मतलब है जैसे यहां पर ए और बी के कंपोनेंट क्या प्रोपोर्शनल है, 1/2 आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है 1/2, और ये भी क्या आ रहा है 1/2, तो प्रोपोर्शनल है तो कोलिनियर होगा। लेकिन नॉट प्रोपोर्शनल है तो कोलिनियर होगा क्या? नहीं होगा उस केस में। समझ में आई ये चीज? तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? इसके बाद आते ऑप्शन डी पे, क्या लिखा हुआ है, बोथ वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो यहां पर हमने देखा है वेक्टर ए और बी के लिए सेम डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो भी वो क्या हो सकते हैं, कोलिनियर हो सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी भी जो है वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। क्लियर ये चीज? इस वजह से ये तीनों ऑप्शंस बी, सी और डी, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट ऑप्शंस होंगे। इसमें एक्चुअली क्या है ना, ये वाला जो क्वेश्चन दिया है इस नए एडिशन में और जो पुराने एडिशन में दिया, दोनों में थोड़ा सा चेंज है एक्चुअली। ठीक है, एक बार देखना, पुराने एडिशन में भी अलग अलग बुक में कुछ चेंजेस है क्या, देखो तो। नो सर। 3 ऑप्शंस इसमें करेक्ट माने जाएंगे, मतलब है क्या, सेम है कि डिफरेंट है? सेम है सर, BCD ही है। ओल्ड बुक में भी, उसमें भी सेम हाँ दिया सर। हुआ है। यस सर। ओके, और क्वेश्चन एक बार रीड करो तो क्वेश्चन सेम है क्या? सेम है, तो फिर पता नहीं, मैंने किसी दूसरे एडिशन में देखा था ये चीज। इस वाले क्वेश्चन में कुछ अलग अलग एडिशन थे जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलो देखेंगे उसको हम बाद में। वही वाला है क्या? हाँ, ओके। उसमें इनकरेक्ट लिखा है कि करेक्ट लिखा है, पढ़ो तो। इनकरेक्ट ही लिखा है। एक्चुअली उस साल का भी मेरे को याद है, उस साल भी ना इस क्वेश्चन में कुछ कुछ बुक्स में अलग था, कुछ बुक्स में अलग था, पुराने एडिशन में। और किसी में करेक्ट लिखा हुआ था, किसी में इनकरेक्ट लिखा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। 10.2 का है ना ये? हम्म। नहीं, तब भी उसको ही लेते। हम्म। हाँ, तब उसको नहीं लेते, तब उसको कंसीडर नहीं करते। हाँ देखो, इसमें ऑप्शन सी क्या लिखा हुआ है बताओ। नॉट प्रोपोर्शनल। तुम्हारी बुक में क्या लिखा है? नॉट प्रोपोर्शनल लिखा है। इसमें क्या लिखा है, पढ़ो। तुम्हारी बुक में भी लिखा है क्या प्रोपोर्शनल? इसमें प्रोपोर्शनल लिखा है। ऐसा है एक्चुअली, क्या है ना, इस वाले क्वेश्चन में कुछ एक डाउट है, कुछ एक इश्यूज हैं, क्योंकि अगर ये प्रोपोर्शनल वाला ऑप्शन आ जाएगा ना, तो फिर उस केस में ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा, मतलब, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट था पिछले बार, मुझे ध्यान है। ओके, चलो देख लेना उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होंगे। तो ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। सो यहाँ पर हम ना फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, ये जो फर्स्ट पार्ट है पूरे वेक्टर में ना, एक्चुअली 3 पार्ट है। पहला पार्ट ये बेसिक्स ऑफ वेक्टर हो गया, जिसमें हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, कंपोनेंट देखते हैं, पोजीशन वेक्टर देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। और उसके बाद सेकेंड जो पार्ट आता है ना, उसमें हम वेक्टर अलजेब्रा के अंदर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालना
प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो यहां पर जो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है वो दो तरीके से डिफाइंड हो सकता है, डिफाइंड इन टू वेज। ठीक है, सबसे फर्स्ट वे जो होता है वो होता है स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, जिसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर हुआ है ये चीज? तो ये दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। यहां पर लिखा हुआ है रिजल्ट इज स्केलर, रिजल्ट इज वेक्टर। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ रहा हूं फिलहाल मैं। यहां पर आते हैं स्केलर प्रोडक्ट पे। तो अभी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरी स्केलर प्रोडक्ट पे। तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होता है? अगर मान लें हमारे पास दो वेक्टर्स है, पहला है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, और जब हम इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसको डिनोट करेंगे ए डॉट बी से। यहां पर ऊपर में वेक्टर का सिंबल आना चाहिए, यहां पर मिस हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी, यहां पर भी वेक्टर ए वेक्टर बी। तो लिख लो ये चीज, the scalar product of two non-zero vectors, the scalar product of two non-zero vectors, vector A and vector B is denoted like this, is denoted by this. The scalar product of two non-zero vectors, vector A and vector B, is denoted by vector A dot vector B. लिख लिया सभी ने? ओके। अब यहां पर मान लेते हैं हमारे पास ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, और दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है थीटा, दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है थीटा। तो कौन सा तो सॉरी, तो कैसे इनका प्रोडक्ट निकलेगा? तो इनका प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू होगा दोनों के मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, एंड कॉस थीटा, एंगल बिटवीन देम। ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट निकालने का। ठीक है, लिख लो इस फॉर्मूले को। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू magnitude of vector A into magnitude of vector B into cos theta. नोट कर लिया सबने ये? ओके। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है √2, और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये बताओ कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 है, मतलब आपको क्या दे दिया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है? √2, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया √2, और यहां पर cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये दोनों कट जाएगा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? √6। समझ में आ गया सभी को ये चीज? हटा दो फिर इसको मैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से बताना। आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा? क्यों 1 होगा? क्योंकि आई कैप का जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है? एक्स एक्सिस। दूसरे वाले का भी डायरेक्शन कौन सा है? एक्स एक्सिस। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो ये क्या हो गया? cos 0। यहां पर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। समझ में आई ये चीज? इसी फॉर्मूले में पुट किया। अब आई कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1। ये भी क्या हो जाएगा? 1। और cos 0 की वैल्यू भी क्या होती है? 1। इसलिए आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। वैसे ही जे डॉट जे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1। और के डॉट के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1। समझ गए ये चीज? अब ये बताओ आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू क्या होगी?
0, क्योंकि आई कैप कौन सा वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन वाला, जे कैप कौन सा होता है, वाई एक्सिस के, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब थीटा क्या होगा 90 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। समझ गए ये चीज? ओके। तो अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर ऐसे दिए हैं, वेक्टर ए जिसके कंपोनेंट है a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप, और वेक्टर बी के कंपोनेंट ऐसे दिए हुए b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, और अगर हमको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, a डॉट b निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहले वेक्टर ए के पूरे कंपोनेंट लिख देना, a1i प्लस a2j प्लस a3k। ये तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है क्या पहले? ओके। b1i प्लस b2j प्लस ये क्या हो जाएगा b3k कैप। ठीक है। अब जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो i वाला जो कंपोनेंट है वो सिर्फ i वाले से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि j और k से उसका मल्टीप्लीकेशन 0 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा a1 इंटू b1, a1 इंटू b1, क्योंकि आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1, हमने पहले देख लिया था। फिर वैसे ही क्या हो जाएगा a1 a2 इंटू b2, तो प्लस a2 b2, और सिमिलरली क्या आ जाएगा a3 b3। तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट होता है अगर आपको वेक्टर के कंपोनेंट दिए हो। लेकिन अगर आपको मैग्नीट्यूड दिया है और दोनों के बीच में बनने वाला एंगल दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। समझ गए ना? तो क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम उस फॉर्मूले से देख सकते हैं, ये पूरा नोट डाउन करना है आप लोगों को। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि a डॉट बी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, एक नंबर मिलेगा, वेक्टर नहीं मिलेगा, नंबर मतलब स्केलर मिलेगा। तो लिख लो a डॉट बी इज ए रियल नंबर। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है? तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखो ये वाला है, अगर ए और बी कोई दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, नॉन जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, और आपको दोनों के डॉट प्रोडक्ट में जीरो मिल रहा है, तो ये तभी होगा जब दोनों में से जब दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इन शॉर्ट अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है तो ए और बी परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। A dot B is equal to magnitude of A magnitude of B into cos थीटा, यही होता है फॉर्मूला। हाँ, A डॉट B तीन कंडीशन में जीरो हो सकते हैं। कौन सी तीन कंडीशन? A डॉट B का ये फॉर्मूला है ना, तीन कंडीशन में जीरो हो सकते हैं। पहली कंडीशन, या तो A नल वेक्टर हो, जीरो वेक्टर हो, या तो B जीरो वेक्टर हो, या तो थीटा की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री। समझ गए? थर्ड कंडीशन, अगर थीटा जीरो है, थीटा जीरो है तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नोट डाउन करते चलना, भूल जाओगे नहीं तो। ठीक है, क्योंकि फिर मैं पूछूंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जब। ठीक है। अब जब ए डॉट ए निकालेंगे तो इसी में देखो बी की जगह पे ए रख दो, तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आ गया ये चीज? ये क्लियर सभी को? अब अगर मान लो कोई दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका डायरेक्शन एकदम अपोजिट है, मतलब पहला वेक्टर इधर जा रहा है तो दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, समझ रहे हो? तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन, और कॉस 180 या कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। तो ए डॉट बी जो आएगा वो माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल आएगा। ठीक है, ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन में एक पर्टिकुलर केस लिया हुआ है, ए डॉट माइनस ऑफ वेक्टर ए जो होगा वो माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये यहां पर कुछ प्रिंटिंग एरर आ गया तो उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, मतलब ज्यादा ज्यादा थ्योरी में नहीं जाओगे, शॉर्ट में लिखोगे अपने वर्ड्स में ताकि समझ पाओ, ऐसा लिख लो बस। लिख लिए ना?
ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस पे आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ये ऑलरेडी मैंने देख लो बता दिया था। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के की वैल्यू क्या होगी 1, और आई डॉट जे डॉट के डॉट आई की वैल्यू क्या होगी 0। तो इसको नोट डाउन कर लेना, इस वाले पॉइंट को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट ये बोलता है कि कॉस थीटा, मतलब कि अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल मतलब कि थीटा निकालना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस। अब देखो क्या होता है एंगल बिटवीन, ये हमने तो ऑलरेडी देखा था थोड़ी देर पहले। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो इन दोनों को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस थीटा का ये फॉर्मूला बनेगा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ दिस। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें? सिक्स्थ प्रॉपर्टी तक नोट डाउन कर लिया सबने? सेवेंथ ऑब्जर्वेशन क्या है? सिंपल है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। ए डॉट बी डॉट ए दोनों क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन मैटर ही नहीं करेगा उसमें। हटा दो इसको फिर मैं। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे फर्स्ट आपको दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। तो अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है ए डॉट बी प्लस सी, तो उसको ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बस ये चीज लिख लो, ध्यान रहेगा उससे। ये यूजुअली हम अप्लाई कर भी देते हैं, भले ही लॉ ना पता हो तब भी। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और बी, पहला वेक्टर ए में अगर कोई लैम्डा स्केलर मल्टीप्लाई करे, फिर वेक्टर बी से डॉट प्रोडक्ट ले, या फिर इस तरह से अगर उनको अलग अलग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करे, तो मतलब सेम होगा मीनिंग। लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू ए इंटू दिस। तो स्केलर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ये प्रॉपर्टी बता रहा है। स्केलर लैम्डा है ना, तो किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो फिर बाद में डॉट प्रोडक्ट लो, चलेगा, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वो जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी ना, सेम चीज, ए डॉट बी इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 कैसे आया है, उसका एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ जाऊं फिर मैं। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। तो वेक्टर का लाइन पे प्रोजेक्शन, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा देख लेना, इस पे एमसीक्यू बन सकता है इनफैक्ट। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो ये एक लाइन है, ये जो मेरा आपको हैंड दिख रहा है ना, ये एक लाइन है, और यहां पर एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, मान लो इतना लंबा वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है ना। तो अगर मान लो इस पेन वाले वेक्टर पे अगर मैं ऊपर से लाइट डालूंगा, तो उसकी शेडो कैसे बनेगी? इमेजिन कर रहे हो ना, नीचे बनेगी। और नीचे बनेगी तो कैसे बनेगी, उसकी लेंथ कितनी होगी? जैसे कि इसी एग्जांपल से लेते हैं, यहां से अगर मैं ऊपर से इस पे लाइट डाल रहा हूं, तो उसकी शेडो कहां पर बनेगी? इसकी शेडो बनेगी यहां पर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इसी को बोला जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस लाइन। क्लियर हुआ ये चीज? अब अगर मान लो ये जो वेक्टर है ये लाइन के परपेंडिकुलर है, तो उसका प्रोजेक्शन कैसा बनेगा? नहीं बनेगा, एक पॉइंट बस बनेगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0। समझ में? तो अगर एक वेक्टर एक लाइन के परपेंडिकुलर है, तो उसका प्रोजेक्शन जो होगा वो एक नल वेक्टर होगा, वो 0 बनेगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये प्रोजेक्शन के अलग अलग केसेस है। जैसे कि अगर एंगल 0 से 90 के बीच में, तो ऐसा प्रोजेक्शन बनेगा। 90 से 180 के बीच में, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस तरह से। तो ये चार पॉसिबल केसेस आपको प्रोजेक्शन के दिख रहे हैं। हालांकि प्रोजेक्शन का सीधा फॉर्मूला यूज हो जाता है, जो कि बड़ा आसान है। तो क्या है फॉर्मूला, ध्यान से समझना। फॉर्मूला है ये वाला, इसको लिख दो। ठीक है, ये लिखने के पहले एक लाइन, एक स्टेटमेंट लिख देना। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए
projection of vector A, projection of vector A on other vector B, on other vector B is given by this, is given by this vector A dot vector B divided by magnitude of vector B। ठीक है, तो A का B पे प्रोजेक्शन निकालना है तो ये फॉर्मूला। अगर B का A पे प्रोजेक्शन निकालना है तो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, यहां पर वेक्टर B आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, वेक्टर A आ जाएगा। समझ गए ये चीज। दूसरा जो फॉर्मूला है वो ये भी हो सकता है, आपको सारे पॉसिबिलिटी समझनी है। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा बताओ, ये वाला फॉर्मूला कैसे बना है, ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअल में क्या देगा, वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर देगा और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी कैप से। समझ में ये चीज। तो ए डॉट वेक्टर बी कैप या फिर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, या तो इस फॉर्म में जैसे भी लिखे आपको प्रोजेक्शन मिलेगा ए का बी पे, वेक्टर बी पे। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करके रख लेनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर। और जैसे कि यहां पर मैंने ऑलरेडी बता दिया था, अगर थीटा 90 डिग्री बन रहा है या 270 डिग्री, पाई बाय 2 या फिर 3 पाई बाय 2, तो प्रोजेक्शन कैसा बनेगा, एक जीरो वेक्टर बनेगा। प्रोजेक्शन उसका क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर ये चीज। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन देखो जैसे जैसे सीबीएसई क्या कर रहा है ना, सिलेबस को शॉर्ट करते जा रहा है ना, तो क्वेश्चन के लेवल बहुत ट्रिकी करते जा रहा है। तो ये सारे डीप कंसेप्ट वाली चीजें जिनको हम छोड़ देते हैं ना, वो पूछ लेता है फिर वो एमसीक्यू में, और पता चला ये कंफ्यूजन है, कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो फिर नहीं बनेंगे। तो इसलिए हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान से समझना पड़ेगा। हटा दो इसको, फिर हो गया तो ओके। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3। 10.3 ही है ना, चेक करो तो 10.3। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 10.3 का, बताओ। यही है, क्या लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है। बना लोगे? चलो बनाओ। गुरलीन सुन इधर बता, एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है दो वेक्टर के बीच का? नहीं, एंगल, एंगल मतलब क्या होता है, थीटा। देख नोट किया है क्या? अच्छा ये फॉर्मूला नोट किया है क्या? ए डॉट बी का बता क्या था फॉर्मूला, कैसे निकालते हैं ए डॉट बी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। याद आया ये चीज? तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिससे तेरे को कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। समझा? और कॉस थीटा मिलेगा मतलब थीटा मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई है, तो ये देखो क्या क्या दिया हुआ है। यहां पर ये दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, किसका किसका, पहला वाला किसका मैग्नीट्यूड है, ए का। दूसरा वाला किसका मैग्नीट्यूड है, बी का। तो मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और वो कितना दिया हुआ है, √3। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये कितना दिया हुआ है, 2। समझ गए? और ए डॉट बी की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी दी हुई है, √6। तो इन तीनों वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे इस जगह पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी की जगह पे आएगा √6, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह पे आ जाएगा √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की जगह पे आ जाएगा 2। समझ गए? तो क्या होगा इसके बाद, कैसे सॉल्व करोगे इसको, क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, √6 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 2 मैंने क्या किया, ये 2 को भी रूट के अंदर भेज दिया। अलग अलग तरीके से कर सकते हो जैसा चाहो, है ना। अब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू √6 डिवाइडेड बाय, नीचे वाला कितना हो जाएगा, √12 हो जाएगा। ऐसे होगा, 3 4 जा 12, 6 1 जा 6 2 जा, तो कितना बन जाएगा, √1/2, या इसको 1/√2 लिख सकते हैं। यहां तक पहुंच गए सभी?
अब 1/√2 कॉस में कब आता है? 45 डिग्री। तो यहां पर इसको cos 45 या फिर रेडियन में बताओ कितना होता है? π/4। तो ये क्या हो जाएगा? cos π/4 लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4। ये हो जाएगा आंसर, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। समझ गए? कितने नंबर का आएगा ये क्वेश्चन बताओ? 1 नंबर का। ठीक है, तो ये स्पीड बढ़ानी है हमको। हटा दो इसको मैं। हाँ, एमसीक्यू में ही आएगा ये वाला क्वेश्चन भी। ओके, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे बनेगा? क्या लिखा है? एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, वही करना है। बस यहां पर हमको वो तीनों चीजें खुद से निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यहां पर आपको वेक्टर ए ये दे दिया है, वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है विप्लव? इसका मैग्नीट्यूड बता दो। क्या? दिखा होमवर्क तेरा? रिपीट करने बोला था ना सॉल्व। हाँ, कैसे निकालेंगे बताना। दिखा, तेरा होमवर्क दिखा, कहाँ किया है? बनाया रिपीट क्वेश्चन? इसीलिए मैं बोलता हूं दोबारा बना के लो। ये वाला पिछली क्लास का जो पढ़ा था, ये मैग्नीट्यूड कैसे निकाला? इसमें आई कहां बनाया हो? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कैसे निकलेगा मैग्नीट्यूड गुरलीन? रूट ओवर आई का स्क्वायर नहीं करना है भाई, 1 का स्क्वायर, आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर। समझ गए ना? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना आएगा? √1 + 4 + 9, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा? √14। समझ गए ये? अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बताओ। रूट ओवर क्या हो जाएगा? किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी उतना ही आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी √14। सबको क्लियर यहां तक? अब क्या निकालना है? अब निकालना है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी, हाँ बता रियांशु, बता कैसे निकलेगा ए डॉट बी? नहीं भाई, देख, ए दिया हुआ है ना, ये वाला वेक्टर तेरा ए है, i-2j + 3k, समझ गया? फिर उसके डॉट, ये बी कौन सा है तेरा? ये वाला है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एक तो फॉर्मूला है वो ए डॉट बी का, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला, अगर कंपोनेंट दिए हैं तो सीधा डॉट कर देते हैं, आई आई वाला, जे जे वाला, के वाला। समझ गए ना? तो क्या दिया है उसके हिसाब से हमको डॉट प्रोडक्ट लगाना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई और ये वाला आई, मतलब कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आई डॉट आई तो 1 हो जाता है, तो मतलब 3। फिर वैसे इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? +4 + 3, मतलब कितना आ गया? ये 10। समझ में आया सभी को यहां तक? तो यहां पर आपको ये तीसरी चीज भी मिल गई। अब एंगल निकालने का फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, क्या था? cos थीटा इज इक्वल टू, बताओ पिछले क्वेश्चन को देख के। cos थीटा इज इक्वल टू क्या था? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही था फॉर्मूला। इसमें पुट कर दो वैल्यू। ए डॉट बी की जगह पे क्या रखोगे? कितना आया? ए डॉट बी 10 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए 14, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी कितना आया था? 14। समझ गए? तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/14। कटेगा ये 2 से, 2 5 सा 2 7 सा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/7, जिससे थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 5/7। ये हो जाएगा आंसर।
समझ गए ना? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। तो इसका प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर पे। तो जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसको वेक्टर ए ले लेते हैं, जिस पे निकालना है उसको बी ले लेते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा था वो क्या था? प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। क्या था फॉर्मूला, बताओ जल्दी पढ़ के। 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए डॉट बी। ये था फॉर्मूला, याद आया? तो सबसे पहले हम ए डॉट या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकाल लेते हैं। चलो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा? रूट ओवर, बोलो जल्दी। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही आएगा। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? √2। समझ गए ये चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। फिर उसके बाद क्या चाहिए तुम लोगों को? ए डॉट बी। हाँ, तो ए डॉट बी कैसे निकलेगा विप्लव? ये ए हो गया, डॉट यहां पर क्या आ गया? बी आ गया। हाँ, अब बता क्या होगा? क्या होगा? आई वाला तो क्या हो जाएगा? 1। फिर ये 0 कैसे होगा? -1 होगा ना। -j+j वाला क्या हो जाएगा? हाँ, हाँ, ओवरऑल 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट ओवरऑल क्या आ जाएगा? 0। समझ गए ये चीज? तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या मिल गई? 0। तो यहां पर आ जाएगा 1/√2 इंटू 0, मतलब क्या आ जाएगा? ओवरऑल 0। तो ए का बी पे प्रोजेक्शन क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या? ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। समझ गए ना ये चीज? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारी चीजें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझते चलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा है। देखो, एक चीज बड़ी मुश्किल है, हर किसी के स्पीड को मैच कर पाना। ठीक है, कोई बहुत जल्दी बनाएगा, कोई बहुत धीरे बनाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा स्लोअर साइड पे चलूंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास सफिशिएंट है। जो फास्ट बना ले रहे हैं वो अपने टाइम को यूटिलाइज करो, वो एग्जाम्पल्स सॉल्व करो या जो एडिशनल बुक्स है उनको सॉल्व करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। तो सेम क्वेश्चन है, बना लोगे आराम से। ये वेक्टर बी है, ए है, इसका प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे निकालना है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालो, क्या आता है। फिर उसके बाद ए डॉट बी निकालो, क्या आता है। और उसके बाद फिर आगे क्या करना है पता ही है, सॉल्व करो उसको। आंसर्स चेक कर ले। आर्यन सॉल्व कर रहे हैं ना? आर्यन, यस सर, कर रहा हूँ। ठीक है। कैसे? हाँ, कर दे। आया आंसर? पूछा बना फिर हो गया क्या? क्या है? 6 आ रहा है। तो 60/114, मतलब 60/12। अच्छा, 1/4 नहीं, 1/14 आ रहा है। हाँ, ठीक।
ये हो गया क्या ये वाला क्वेश्चन? जिनका फोर्थ बन गया वो क्वेश्चन स्टार्ट करना। फोर्थ में कुछ प्रॉब्लम तो बताओ। फोर्थ बना तेरा? आंसर गलत है, चेक कर आंसर। ऊपर में क्या है और उसका क्या है भाई? इधर देख सामने क्वेश्चन ग्रुप नहीं किया ना, इसीलिए डायरेक्ट बनाने के लिए वो मना करता है। देखो क्या होगा, 1 into 7 के लिए आ गया 7, सही है। फिर ये +3 है, उधर पे क्या है -1 है, वो 7i -j है ना, क्या आ जाएगा यहाँ पर -1, समझा ये? तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके अंदर ये कितना आ जाएगा 6। हटा दो इस क्वेश्चन को, सबका हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that each of the given 3 vectors is a unit vector। मतलब ये तीनों यूनिट वेक्टर है, ये शो करना है। सिर्फ इतना नहीं करना है, इसके बाद एक और काम करना है। क्या करना है? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये यूनिट वेक्टर है, ये कैसे शो कर पाएंगे हम? उसका मैग्नीट्यूड निकाल के। मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट वेक्टर का? 1। तो मैग्नीट्यूड निकालो सबका। तो जैसे फर्स्ट वाले का जब मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो मान लेते हैं इसको हम पहले वेक्टर ए नाम दे देते, कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया वेक्टर ए इज इक्वल टू 1/7, फिर ये हो जाएगा 2i + 3j + 6k। समझ गए? अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालना है, तो ये 1/7 को हटा दो क्योंकि वो स्केलर है, सीधे इसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। समझ गए ये चीज? तो कितना हो जाएगा 1/7, और कितना आएगा ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 √49 + 9, हाँ ठीक है, √49 करेक्ट। तो 1/7 इंटू √49 मतलब कि हो जाएगा 7/7, दैट इज इक्वल्स टू 1। मतलब प्रूफ हो गया कि वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है यूनिट वेक्टर। बाकियों को भी यूनिट वेक्टर प्रूफ करना, ये फर्स्ट टास्क रहेगा। फिर उसके बाद सेकेंड टास्क में क्या बोल रहा है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0। तो अब उस डॉट प्रोडक्ट को 0 बनाने के लिए फर्स्ट वाला हो गया। अच्छा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का तो निकाल लोगे ना, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? अगर जैसे ए डॉट बी निकालना है तो वेक्टर ए हो गया 1/7, यहां पर आया 2i + 3j + 6k, ठीक है, इनटू 1/7, यहां पर आएगा 3i - 6j + 2k। समझ गए ये चीज? अब 1/7 ये सब मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर रिप्लेस हो सकता है, तो 1 कितना हो जाएगा 49, और ये वाला टर्म और ये वाले टर्म का डॉट प्रोडक्ट आएगा। क्या होगा डॉट प्रोडक्ट बताओ इन दोनों का? 2 3 कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा -18, और कितना आ जाएगा +12। तो कितना है यार 18 -18 मतलब कितना आ गया 0। ए डॉट बी 0। किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? 3 कंडीशन, या तो दोनों में से कोई एक मतलब क्या 0 वेक्टर हो, वो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि ये कौन से वेक्टर है? यूनिट वेक्टर।
तीसरी कंडीशन होती है दोनों परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। समझ गए ना ये चीज? तो ये अभी हमने ए बी के लिए किया, वैसे ही बीसी और एसी के लिए भी करना है, तो उसके लिए जगह छोड़ देना। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है? वेक्टर बीसी को 0 प्रूफ करना है, बी डॉट सी को 0 प्रूफ करना है, वेक्टर ए डॉट सी को भी 0 प्रूफ करना है। ठीक है, नोट कर लो, ये होमवर्क है। हटा दो, ये हो गया तो फिर जगह छोड़ दो। कुछ इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूं। कुछ माही नोट करना है इसमें, क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है सामने, एक बार पढ़ो। इस क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए क्वेश्चंस में से एक है। इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज होती है जो आपने लिखा है लेकिन कहीं गुम हो गई होगी नोटबुक में। देखते हैं याद है कि नहीं। हाँ हाँ, वही। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये दो चीजें फाइंड आउट करनी, और आपको ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहले यहां पर ब्रैकेट ओपन करोगे। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा? ये वेक्टर ए इस वेक्टर ए से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। समझ में आया? फिर ये वेक्टर ए किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे। क्या बनेगा बताओ भाई? ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बोलो जल्दी। माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब वेक्टर बी मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या बनेगा? प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। फिर आखिरी वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 8। अब वो जो प्रॉपर्टी मैं बोल रहा था जो कहीं होगी आपकी नोटबुक में, वो क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है? नहीं, देखो जल्दी से। मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। आज ही पढ़ा है हमने, ऑब्जर्वेशन के अंदर मैंने लिखाया था डॉट प्रोडक्ट के। याद आया? जब ए डॉट ए निकालते हैं तो वो कैसे निकलता है? मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा। याद आया ये चीज? थीटा की वैल्यू यहां पर क्या होती है? 0। तो ए डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू तो क्या हो गई? 1 हो गई। समझ में आई ये चीज? तो इस वजह से इसको हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। क्लियर ये वाला पार्ट सभी को? अब एक और प्रॉपर्टी आपने ऑब्जर्वेशन के ही अंदर लिखी थी, कम्यूटेटिव। ए डॉट बी बी डॉट ए क्या होता है? सेम। तो ये वाला जो माइनस ए डॉट बी है उसको वैसे ही रहने दो, और ये वाला जो बी डॉट ए है इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ऑर्डर हमने बदल दिया। और लास्ट वाली टर्म को क्या लिखेंगे? माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8। क्या ये पार्ट सभी को क्लियर हो गया? अब क्या होगा? अब ये दोनों तो कट जाएंगे, समझ गए ना? और आपके पास क्या बच गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। क्लियर यहां तक सभी को? ऐसे ही दिया ना, इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब बताओ क्या करोगे? एक मिनट ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ए स्क्वायर में, हाँ हाँ लगा सकता है वो आइडेंटिटी भी, लेकिन उससे जबरदस्ती ये कॉम्प्लेक्स होगा। उससे अच्छा क्या है, ये जो दिया हुआ है ना इसको यूज कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को क्या रिप्लेस कर देंगे? किससे रिप्लेस कर देंगे? 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी से। तो यहां पर इसकी जगह पे आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इस पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आया ना मैंने क्या किया है? क्या? हाँ लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या प्रॉपर्टी पूरी यूज करके दिखानी पड़ेगी, डायरेक्टली ये एमसीक्यू में आएगा वैसे तो, लेकिन हाँ ये भी एमसीक्यू में ही है।
समझ गए ना क्या हुआ? तो क्या होगा फर्दर बताओ ये 64 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। समझ गए ये चीज? कितना बनेगा फर्दर 63 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? 64 मॉड वेक्टर बी स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर, तो सामने के कोफिशिएंट सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे ना, 64 माइनस 1। फर्दर क्या होगा इसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 8/63। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √8/63। समझ में आया ये चीज? इसको आगे और सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो 2√2/3√7। देखो तो आंसर में क्या दिया हुआ है, ये यहां पर छोड़ा है कि ये लिखा है नीचे वाला ना, और वेक्टर ए भी निकालना है। तो वेक्टर ए निकालने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। समझ गए? तो किसी को कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में नहीं है ना? एक काम करता हूं, आज मैं क्लास यहीं एंड करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे फिर से। अगली क्लास में पहले तो मैं 10 मिनट जो है टाइम पे आना। पहली चीज सारे बच्चे एकदम टाइम पे आओ, क्योंकि हमको एग्जैक्टली 5:30 को क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है? और उसके पहले 5 मिनट में कॉपी चेक करूंगा आपने रिपीट किया कि नहीं किया क्वेश्चन को सॉल्व। तो आपको पहले वो एक बार रिपीट सॉल्व करके आना है घर में। ठीक है? हाँ, एलपीपी का टेस्ट संडे को कोई टेस्ट नहीं है ना, बाकी सब्जेक्ट्स का? फिजिक्स में ही तो सबसे कम सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं बच्चे, तो इसलिए फिजिक्स रहने दो। मैथ्स का टेस्ट मैं सैटरडे, अगली क्लास सैटरडे को ही पढ़ती ना, सैटरडे सैटरडे को टेस्ट दे दो, उसके बाद फिर क्लास पढ़ लेंगे, है ना? अभी तो छुट्टियां चल रही है, समर वेकेशन। हाँ ठीक है, ट्यूसडे को रख लेता हूँ। ठीक है, ट्यूसडे को टेस्ट रख लूंगा। ओके।